नमस्कार साथी, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर हैं समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट और पीसीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये सभी पिछले बार के पेपर्स हैं जो एग्ज़ाम में हुए हैं, तो इसलिए इसमें इम्पॉर्टेंट प्रश्न अभी मिलेंगे आपको। और जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे उनको आने वाला वीडियो प्राप्त हो जाया करे। ठीक, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न भूगोल से भारत का प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे छोटी ऊंची चोटी है? ऑप्शन है इसके अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या धूपगढ़। तो राइट आंसर इसका अनाईमुड़ी है। ये ए ऑप्शन में इसका सही जवाब है। तो इसकी डिटेल्स बता दें तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है और इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है। यह अन्नामलाई की पहाड़ी केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक, और यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। प्रश्न में दिए गए अन्य चोटियों की ऊंचाइयां बता दें तो डोडा बेटा है 2637 मीटर, महेंद्रगिरी है 1501 मीटर और अमरकंटक 1048 मीटर, धूपगढ़ ठीक ये एमपी में है। अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित नदी में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? गोमती नदी, ये कहाँ है? आपके लखनऊ में मिलेगी। पेरियार केरल, दामोदर या महानदी उड़ीसा में है और ये सी ऑप्शन में दामोदर नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। तो दामोदर नदी जो है झारखंड के पठार से निकलकर इस पठार के बीचों बीच प्रवाहित होते हुए कोलकाता के दक्षिण में हुगली में विलीन हो जाती है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है और स्वतंत्रता के तत्काल बाद सन 1948 में अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर दामोदर नदी नामक परियोजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत इस नदी पर अनेक बांध निर्मित किए गए। ठीक, जैसे पंचेत बांध, तिलैया बांध आदि। और यह पश्चिम बंगाल की सबसे प्रदूषित नदी है। प्रदूषण के कारण जैव विविधता इस नदी में तेजी से घट रही है और इस कारण दामोदर को जैविक नदी के रूप में भी जाना जाता है और रेगिस्तान की संज्ञा, जैविक रेगिस्तान की संज्ञा भी इसको दी जाती है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में मतलब बाढ़ आने पर बहुत सारी जलकुंभी लेकर आ जाती है, वहाँ पे फिर आतंक मचाती है, इसलिए इसे बिहार पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ऑप्शन है अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या गंगा। तो राइट आंसर है अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ बसा हुआ है। ठीक, इसकी डिटेल्स है, अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ और मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ है। कई बार इनमें से प्रश्न बनते हैं कि जो बद्रीनाथ है किस नदी के किनारे है, तो ये आपका अलकनंदा में पड़ेगा। और केदारनाथ है, यहाँ पे अभी आपदा आई थी ना 3-4 साल पहले, तो केदारनाथ जो कहाँ है, ये है आपका मंदाकिनी नदी किनारे। ठीक, तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को क्या बोलते हैं? तो रुद्रप्रयाग कहते हैं। ठीक, अब मैं बता दूं, वो इसका डिटेल्स आता है, मतलब कि उत्तर से दक्षिण का क्रम आपको सजाना होता है, तो आप कैसे सजाओगे तो मैं बता रहा हूँ, एक अपने हिसाब से मैंने ट्रिक बनाई है। तो पहले क्या आएगा, पहले विष्णु जी आएंगे। ठीक, विष्णु जी आएंगे। ठीक, फिर वो क्या करेंगे, उनका सबसे ज़्यादा मेल जोल किससे था? नंद लोगों से, तो वो नंद प्रयाग बनेगा, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग बनेगा। ठीक, नंद प्रयाग के बाद वहाँ से वो उनको अरे कर्ण को देखते हैं। ठीक, कर्ण को देखते हैं तो उनको क्या होता है कि कर्ण प्रयाग बना देंगे। कर्ण को देखने के बाद कर्ण प्रयाग, उनको कर्ण को देखने के बाद उनको क्या होता है, रुद्र, मतलब रुद्र रूप, उनको गुस्सा आ जाता है कर्ण को देखकर, क्योंकि कर्ण ज़्यादा अत्याचारी था है, और उनको देख के रुद्र रूप यानी गुस्सा हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या है, जब हाथ पैर जोड़ता है कर्ण कि विष्णु जी गुस्सा मत होइए, तो फिर जब उनके सामने हाथ जोड़ते हैं तो रुद्र रूप धारण करने के बाद वो देव का रूप धारण करते हैं, तो लास्ट में देव प्रयाग बन जाएगा। तो आपको जो 5 प्रयाग हैं, जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, तो लास्ट में सबसे देव प्रयाग बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फिलहाल मैंने बताया, इसका डिटेल्स तो यहाँ बता दिया, लेकिन ये अगर आपको सजाने को मिले इसका डिटेल्स ऊपर से नीचे, तो आप ऐसे ही पहले विष्णु जी आएंगे, फिर अपने सबसे ज़्यादा प्रिय कौन थे उनके, तो नंद थे, नंद बाबा के घर में उनका जन्म हुआ, तो नंद से मिलेंगे। फिर बाद में नंद के बाद वो
कर्ण से मिलते हैं। कर्ण को देखकर उनको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कर्ण ज़्यादा अत्याचारी था। तो उसके बाद वो रुद्र रूप ले लेंगे। फिर कर्ण हाथ पैर जोड़ेगा कि मुझे माफ़ करना, मैंने गलती की, मतलब कोई भी अपना ऐसे ही बना लो। तो फिर बाद में वो खुश होकर अपना देव रूप उनको दिखाते हैं। ठीक, ऐसे याद कर लेना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, गोदावरी, तापी या कावेरी। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, तापी नदी होगा। ठीक, तो तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तालाब से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी के मालबैग क्षेत्र में गिरती है। ठीक, यह सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी से बहती सतपुड़ा मध्य प्रदेश, अजंता महाराष्ट्र में है। और इसकी प्रमुख नदी कौन है? पूर्णा नदी इसकी सहायक नदी है। और इसमें देखो सुमेलित ने ये पूछा है, माउंट आबू, अरावली, कोडाईकनाल, अन्नामलाई, ऊटमटंग, नीलगिरी और शिमला पीर पंजाल में। तो उपयुक्त विकल्पों में कोडाईकनाल, अन्नामलाई पहाड़ियाँ तथा शिमला पीर पंजाल श्रेणी दोनों ही गलत हैं। कोडाईकनाल जो है तमिलनाडु के पालनी की पहाड़ी में स्थित है, जबकि शिमला पीर पंजाल के स्थान पर धौलधर श्रेणी में स्थित है। ठीक, अगला मेघालय का पठार भाग किसका है? तो हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों के, सतपुड़ा का। तो ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है मेघालय। ठीक, तो मेघालय पठार व शिलांग पठार मूल रूप से प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। इस पठार को गारो, राजमहल, दर्रा प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य खंड से अलग करता है। यह प्रमुख रूप से गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों से निर्मित है और भारत का शिलांग नगर इसी पठार पे स्थित है। अगला है हमारा, नीचे दिए गए कूट हैं, इनको आपको मिलाना है। ये देखो सभी प्रयाग दे दिए गए ना, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग ना। पहला विष्णु प्रयाग है तो दिया है नहीं इसमें। तो कौन सी नदी कहाँ बनाती है? तो पहले मैं तुमको बताऊँ, देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है ये बनाती है अपना मुहाना अलकनंदा मंदाकिनी से। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है? नंदप्रयाग। हाँ, ये देखो प्रश्नगत मिलान सूची में नंदप्रयाग, विष्णुगंगा और मंदाकिनी का सुमेलन सही नहीं है। ठीक, और इसमें पूछा क्या है, एक मिनट, इसमें मिलान दिया हुआ है। तो इसमें और विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा और धौली गंगा नदियों का संगम स्थल है, जबकि रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का है। ठीक, इसका अलकनंदा मंदाकिनी, देवप्रयाग जो भागीरथी अलकनंदा पे। ठीक, और देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा में है। नंद जो अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। अब अगला है गंगा नदी उदाहरण है, पूर्ववर्ती नदी, अनुवर्ती नदी, अक्रमवर्ती या परवर्ती। तो ये पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का हिस्सा है गंगा नदी। ठीक, तो हिमालय से उद्गमित सभी नदियां जो हैं पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण होता है, और जो पर्वती पठार से निकलती हैं और इनको कहते हैं अनुवर्ती नदियाँ। ठीक, तो पर्वतीय नदियाँ मतलब हिमालयी नदियाँ जो होती है वो सदा नीरा होती हैं, यानी इनमें हमेशा पानी का बहाव होता है। और पर्वतीय नदियाँ जो होती हैं इनमें पानी की मात्रा कम हो जाती है और हमेशा नहीं बहती। ठीक, तो पूर्ववर्ती अफवाह से आशय नदियों के अपनी पुरानी घाटियों में ही प्रवाहित होने से है, और अपर्दन के कारण इनके द्वारा गार्द महाखंड का निर्माण होता है और ये गोखुर झील भी बनाती हैं। ठीक, इस प्रकार का अफवाह नदियों की तेज धाराओं को विकसित होती है और नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए पुरानी घाटी से ही बहती है। और ये नदियाँ कौन सी है? सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, बालटोरो, चोगोलुंगमा या बियाफो। तो ये सियाचिन ग्लेशियर है, लद्दाख में सबसे बड़ा यही है। तो सियाचिन हिमनद ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे लंबा अल्पाइन हिमनद है और हिमालय काराकोरम क्षेत्र का सबसे लंबा हिमनद है। सियाचिन हिमनद पूर्वी काराकोरम दर्रे में हिमालय पर्वत पर स्थित है। यह 76 किलोमीटर लंबा है तथा समुद्र तल से इसकी लंबाई जो है 5753 मीटर यानी 18,875 फीट है। ठीक, और बाल्टोरो हिमनद जो है 58 किलोमीटर लंबा है, जो पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। और चोमोलुंगमा जो है हिमनद है 50 किलोमीटर लंबा है और 60 किलोमीटर लंबा। बियाफो हिमनद पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान के काराकोरम पर्वत पर स्थित है।
अगला है कौन सी अपने मार्ग में परिवर्तन करने वाली कुख्यात नदी है? तो सभी को पता है कोसी नदी है और बिहार को शोक के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, और ये गंगा में कुर्सेला में मिलती है, 1 मिनट, बिहार में। ठीक, तो कोसी नदी तथा कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलते हुए बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है और कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। यह नदी बिहार में लगभग प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ हेतु मुख्य रूप से जिम्मेदार है, इसलिए इसे बिहार का शोक की संज्ञा कहते हैं। ठीक, लेह अवस्थित है, तो लेह कहाँ है? झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर या सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो झेलम जो है लेह जो है ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ठीक, तो लेह लद्दाख का एक प्रमुख नगर है। यह समुद्र तल से 11,500 फुट की ऊंचाई पर श्रीनगर से 160 मील पूर्व तथा यारकंद से लगभग 300 मील दक्षिण लद्दाख पर्वत श्रेणी के आंचल में ऊपरी सिंधु के दाहिने तट से 4 मील दूर स्थित है। यहाँ पर एशिया की सर्वाधिक ऊंची मौसमी वेधशाला भी है। अगला है खनिज शक्ति संसाधन और उद्योग व्यापार है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? तो काजू उत्पादक के राज्य में गोवा, महाराष्ट्र, केरल व कर्नाटक है। राइट आंसर महाराष्ट्र में काजू होता है। ठीक, और लीची बिहार में सबसे ज़्यादा होती है। तो प्रश्नकाल के समय का फिलहाल है इसमें मैटर, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा काजू उत्पादक राज्य में गिना गया था। और नवीनतम आंकड़े अगर बताएं 2021-22 के, तो तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार काजू उत्पादन में प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे है। अगला है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश तट पर, गुजरात तट पर, बॉम्बे है या तमिलनाडु? तो ये आपका बॉम्बे हाई में होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। और भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन अपतटीय क्षेत्र बॉम्बे हाई से किया जाता है, ये मुंबई में है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान बताएं 2019-20 में, तो प्राकृतिक गैस के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य कौन कौन से हैं? असम, राजस्थान व त्रिपुरा हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राजस्थान? तो ये राइट आंसर पवन ऊर्जा में गुजरात है। राजस्थान को सौर ऊर्जा में पहला स्थान मिला, कर्नाटक दूसरे स्थान पर सौर ऊर्जा में। ठीक, तो प्रश्नकाल के समय पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात था। समस्त भारत के दृष्टिकोण से वर्तमान दिसंबर 2019 तक था, ठीक, अंत तक में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु का प्रथम स्थान लगभग 29% होगा। ठीक, और पहले गुजरात था, लेकिन वर्तमान अगर पूछे तमिलनाडु है। इसके बाद क्रमशः गुजरात एवं महाराष्ट्र आते हैं। वैश्विक देश के संबंध में चीन का प्रथम, अमेरिका का द्वितीय, जर्मनी का तृतीय और भारत वर्तमान में चौथे स्थान पर मौजूद है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पेट्रो रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो ये आपका जामनगर, अंकलेश्वर गुजरात में, नून माटी, ट्राम्बे, जामनगर गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है पेट्रोल रसायन। तो पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जो है जामनगर में स्थित है। और गुजरात राज्य के जामनगर जिले में क्रूड ऑयल की रिफाइनरी यानी कच्चा तेल जिसे बोलते हैं, जिसका स्वामित्व जो है मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। और इसकी स्थापना जो है 14 जुलाई 1999 को हुई थी, जिसकी उत्पादन क्षमता बताएं तो 68,200 टन है। यह वर्तमान में देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। अगला है भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग 2%, 3%, 4% या 5%। तो ये 3% है भाग इसका। तो प्रश्नकाल के समय की बात बताएं तो कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग लगभग 3% था। और वर्ष 30 नवंबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग लगभग है 1.7%। सर्वाधिक भाग ताप पर है 59.9%। अगला हमारा प्रश्न है भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है? बोकारो, दुर्गापुर और कुल्टी, आसनसोल या भद्रावती? तो ये अभी जूनियर असिस्टेंट के पिछले साल के पेपर में पूछा गया है प्रश्न है। तो ये भद्रावती है। इसका वो कारण क्या है इसका? तो उपयुक्त विकल्पों में भद्रावती लौह एवं इस्पात केंद्र कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर, जबकि बोकारो, दुर्गापुर एवं कुल्टी, आसनसोल कोयला क्षेत्र के बगल में ही स्थित है। ठीक, अगला इसमें है युग में आपको सुमेलित नहीं पूछा है। सरदार सरोवर बांध कहाँ? नर्मदा, तिलैया, बराकर। फिलहाल कोनार नदी ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी पे बना है। ठीक, तो ये झारखंड में, तो तिलैया बांध है बराकर नदी पर, झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में है। और जबकि गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर,
और नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पे अवस्थित है। अगला है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर व तमिलनाडु। तो लिग्नाइट कोयला जो है ये तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक, तो डी ऑप्शन में सही जवाब है आपका। कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया 2012-13 के अनुसार लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार जमाव जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में है। यहाँ पर जो है 34.771 मिलियन टन लिग्नाइट है और 1 अप्रैल 2013 तक मौजूद था। ठीक, और वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोयले का सर्वाधिक भंडार भारत के झारखंड, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में, साथ ही सर्वाधिक उत्पादन में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश राज्य पहले स्थान पे। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग, शिव समुद्रम, मोहरा या खोपोली में। तो ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हुई थी पहला। तो सिंद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र जो भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र था, ये दार्जिलिंग सिंद्रापोंग में 1897 में की गई थी और इसके बाद 1902 में शिव समुद्रम में जल विद्युत गृह की स्थापना कावेरी नदी पे हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया? तो डिगबोई, माकूम, नरकटिया में, ये आपका बिहार में पड़ता है, लकवा में। तो सबसे पहले अगर बताएं तो असम में पहली बार सन 1867 में माकूम क्षेत्र में पेट्रोलियम प्राप्त हुआ, किंतु असम में वास्तविक उत्पादन कार्य जो है 1890 में डिगबोई से प्रारंभ हुआ था। ठीक, 1901 में इसकी खुदाई हुई थी डिगबोई वाले की। अगला है, भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो गेहूं है, चावल है, तिलहन है, गन्ना है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है और इसके बाद क्रमशः गेहूँ, चावल और तथा तिलहन आते हैं। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? तो केरल में जो है मोनोजाइट बालू पाई जाती है और थोरियम इसी से निकलता है, तो सबसे ज़्यादा यही होगा। तो भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है और यह थोरियम भारत के दक्षिणी तटीय भागों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोनोजाइट खनिज जो है कि थोरियम और यूरेनियम का यौगिक है, केरल के तटीय क्षेत्र में अधिक मिलता है। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है? तो इंदौर, हल्दिया, पारादीप या नेहवा सेवा, इसका जवाहरलाल नेहरू पत्तन नया नाम कर दिया गया है। राइट आंसर यही होगा। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है नेहवा सेवा पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। अरब सागर के तट पर दक्षिणी मुंबई में स्थित और इसका नामकरण यहीं पर स्थित नेहवा और सेवा नामक 2 गांवों पर किया गया है और मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु इसको बनाया गया है और यह विश्व की सबसे बड़े पत्तनों में से एक है। इसका स्वामित्व जो है भारत सरकार के पास है। ठीक, और सबसे भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 प्लस छोटे बंदरगाह हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। कृष्णा, ताप्ती नदी ये सब विवादित हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा तमिलनाडु, आंध्रा और महाराष्ट्र। तो इसमें कृष्णा नदी जल विवाद जो है आंध्रा और कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य है। वर्ष 1957 से चला आ रहा है, जबकि विकल्प में कर्नाटक एवं महाराष्ट्र तथा कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश दिया गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर फिलहाल इसमें नहीं है। अगला है, भारत के निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो गुजरात है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे ज़्यादा लंबी सड़कें महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र राज्य की प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है और इसके बाद कर्नाटक, गुजरात राज्य आते हैं। अगला है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन से उड़ीसा तट पर है? तो उड़ीसा तट पर सभी को पता है, ये पारादीप पड़ेगा। ठीक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में है। तो पारादीप पोर्ट उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में महानदी और बंगाल की खाड़ी में सम्मिलित स्थल के मुहाने पर है और इस पोर्ट का निर्माण जो है आधारशिला 3 जनवरी 1962 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी और इसने 12 मार्च 1966 से कार्य करना प्रारंभ किया।
इसका स्वामित्व जो है भारत सरकार के पास है और इसका संचालन जो है संचालन और प्रशासन पारादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। और ध्यातव्य रहे कि पारादीप में इंडियन ऑयल द्वारा एक तेल शोधन इकाई की स्थापना भी की गई है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पोचमपाद परियोजना, मयूराक्षी और नागार्जुन सागर। तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ठीक, तो ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना करती है। और इंदिरा गांधी नहर जो है पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के सम्मिलित स्थल से कुछ आगे सुल्तानपुर में स्थित हरिके बैराज से प्रारंभ होती है और यह राजस्थान नहर के नाम से भी जानी जाती है। राजस्थान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है और यह भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। 650 किलोमीटर लंबी यह नहर पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान में सिंचाई हेतु प्रयुक्त है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट जो पोचमपाद परियोजना के नाम से भी जानी जाती है, आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में गोदावरी नदी तट पर स्थित है और यह तेलंगाना का अधिकांश भाग की जीवन रेखा है। इस परियोजना की नींव भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 26 जुलाई 1963 को रखी गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें और डिटेल से थोड़ा पढ़ लो। तो मयूराक्षी नदी के बारे में बताया। तो मयूराक्षी जिसे मोर नदी के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल की एक बड़ी नदी है जिसका उद्गम जो है झारखंड में देवघर से 16 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत से है और यह 250 किलोमीटर लंबी नदी है। यह झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल के बीरभूम तथा मुर्शिदाबाद जिले से बहते हुए हुगली नदी के से मिल जाती है। मयूराक्षी परियोजना इसी नदी पर स्थित है। ठीक, मचकुंड पे। ठीक, और नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में गुंटूर और नलगोंडा जिले की सीमा पर कृष्णा नदी पर अवस्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह के से संबंधित है? मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल या उत्तरी सरकार। ये आपका उड़ीसा में पड़ेगा उत्तरी सरकार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कोच्चि में मालाबार तट पड़ता है। तो कोच्चि बंदरगाह जो है केरल राज्य और मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह है। यह समुद्र के समांतर एक विशाल अनूप मुहाने पर प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक, और भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा रेल सेवा से वंचित है? तो रेल सेवा से वंचित फिलहाल मेघालय है। वर्तमान में फिलहाल यहाँ पे रेलवे ट्रैक बच गया है। और अगला है, कोंकण रेलवे जोड़ता है। तो कोंकण रेलवे मुंबई से मनमाड़, रोहा से मंगलौर, मंगलौर से कोच्चि, मुंबई से ठाणे। तो ये है रोहा से मंगलौर को जोड़ता है कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे भारतीय रेल की एक आनुषंगिक इकाई है रूप में, परंतु स्वायत्त रूप से परिचालित होने वाली रेल व्यवस्था है जिसका मुख्यालय नवी मुंबई के बेलापुर में है। यह सीधे रेलवे बोर्ड एवं रेल मंत्री की निगरानी में कार्य करता है। इसकी स्थापना जो है 26 जनवरी 1998 में हुई थी। कोंकण रेलवे कर्नाटक में मंगलौर के निकट ठोकुर में से महाराष्ट्र में स्थित रोहा रेलवे स्टेशन के मध्य परिचालित होती है। 760 किलोमीटर लंबी यह लाइन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों को जोड़ती है। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सारा वीडियो था और टॉपिक था इसमें जो भी जीएस का। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना और आप लोग इसको देख के अच्छे से जो भी प्रश्न इसमें है कंठस्थ कर लेना ताकि परीक्षा में अगर इसमें से कोई प्रश्न आए तो आप लोग उससे वंचित ना रहें। ठीक, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, क्लास अच्छी लगी हो तो, और अच्छे से पढ़ते रहें। और जो भी बीपीएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक न्यूज़ है कि 2-3 दिन में उनका रिजल्ट आने वाला है और 11 और 12 का जो हिस्ट्री का रिजल्ट वो आंसर की रुकी हुई थी आज जारी हो जाएगी। तो आप लोग उसको देख सकते हैं और 2-3 दिन बाद आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक, तो ये थे आज के कुछ प्रश्न और कुछ जानकारी महत्वपूर्ण। तो बाय सभी को, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और अच्छे से पढ़ते रहें। बाय।